इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। एपी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है तो मतलब ए है जो 4800 का ऋण 24 मासिक किस्तों में चुकाना चाहता है ना। मतलब एक कोई व्यक्ति है जो 48 रुपये का ऋण है जो 24 मासिक किस्त में चुकाना चाहता है, यानी कि 24 मंथ में चुकाना चाहता है। और आगे में बोला है जो कि एक समांतर श्रेणी में, यानी कि ये क्या है, एपी में है। और आगे क्या बोले हैं कि 20 किस्तें चुकाने के बाद है जो दिवालिया हो जाता है। दिवालिया का मतलब इंसॉल्वेंट हो जाता है, यानी कि उसके पास कुछ भी पैसा नहीं बचता है ऋण चुकाने के लिए, ठीक है। इसलिए उसी को बोलते हैं दिवालिया घोषित हो जाना। तो 20 किस्त चुकाने के बाद मतलब 20 इंस्टॉलमेंट जब पे करता है, चुकाना उसको कितना रहता है 24 मंथ, लेकिन वो सिर्फ 20 किस्त चुकाता है और इतना में ही वो क्या हो जाता है, दिवालिया घोषित हो जाता है। तो आगे में क्या बोला है, तथा ऋणदाता पाता है कि अभी उसे 1200 रुपये का ऋण शेष रह गया। मतलब उसे अभी 1200 रुपया और चुकाना था, बट वो दिवालिया हो गया, 1200 रुपये का ऋण और चुका नहीं पाया वो। तो आगे में क्या बोले हैं, पहली 4 किस्तों की धनराशि क्या होगी, यानी कि पहला जो 4 किस्त था, पहला मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा और चौथा मंथ, वो कितना कितना वो किस्त जमा किया था वो पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, तो पहले तो ये क्लियर है कि ये समांतर श्रेणी में है, एपी में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन में क्या का दिया हुआ है वो देख लीजिए। यहाँ पे 4800 का ऋण मतलब टोटल अमाउंट दिया है। टोटल वो कितना का ऋण लेते हैं, 4800 का, यानी कि एशियन बता दिया है, एशियन इक्वल टू 4800 सम बता दिया टोटल। उसके बाद ये 24 मासिक किस्त क्या है, एन है, एन इक्वल टू 24 हो गया। उसके बाद जो एक समांतर श्रेणी में है और 20 किस्त चुकाने के बाद वो इंस्टॉलमेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे बनेगा, और यहाँ पे 1200 शेष रह गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एसिन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। एसिन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले पे पुट कीजिए। तो यहाँ एसिन का वैल्यू यहाँ दिए, ए तो हमें फाइंड ही करना है ना। और इस क्वेश्चन में डी भी नहीं दिया हुआ है, तो डी भी हमें फाइंड करना है। तो एसिन दिया हुआ है 4800, तो यहाँ पे हो जाएगा 4800 इक्वल टू एन बाई टू। तो एन हमें पता है 24, तो 24/2 हो गया। उसके बाद 2 ए नहीं दिया हुआ है, ए हमें फाइंड करना है, तो ये लिख लिए। एन यहाँ पे दिया हुआ है 24, तो 24 माइनस 1, और डी भी नहीं दिया हुआ, तो डी की जगह डी लिख लिए, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए 4800 और ये 24/2, इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12, है ना। और यहाँ पे बाकी क्या बचेगा, 2a प्लस 24 को डी से इंटू कर देंगे तो 24d हो जाएगा, माइनस 1 को भी डी से इंटू करेंगे तो यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, 4800 इक्वल टू यहाँ पे 12 है, और ये देखिए 2a, और ये देखिए प्लस 24d और माइनस डी। तो 24 में से यहाँ पे इसका आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 24 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 23 बचेगा। तो 23d इतना हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए ये 4800 है और इक्वल टू 12 है, तो इक्वल टू में है, तो यानी कि इसको यहाँ पे लाके डिवाइड कर देंगे 12 से, ठीक है। तो 4800 डिवाइडेड बाई 12, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2a प्लस 23d, इतना बच गया। तो अब इसके बाद देखिए और क्या होगा, तो इसको 2a प्लस 23d इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको सजा कर लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं 4800/12, है ना। अब इसको और कैसे लिखने का और तरीका है, 23d इक्वल टू, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बार में कैंसिल होगा, 400 टाइम में, है ना, 400 टाइम में, तो यानी कि 400 आ गई। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, है ना, इसको इक्वेशन मान लेंगे। अब क्वेश्चन में आगे सोल्व कीजिए। तो यहाँ पे बोलते हैं 20 किस्त चुकाने के बाद 1200 रुपये का ऋण शेष रह जाता है ना। 20 किस्तें चुकाने के बाद जो 1200 रुपये का ऋण शेष हो जाता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे 20 किस्त चुकाने के बाद शेष ऋण कितना बच जाता है, 1200 रुपया। 20 किस्त चुकाने के बाद शेष बचा हुआ ऋण 1200 रुपया रहता है।
तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि 20 किस्त में हम कितना ऋण चुकाएं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 किस्तों में चुकाया गया ऋण, है ना। तो 20 किस्तों में चुकाया गया ऋण कितना होगा, टोटल ऋण 48 रुपये का था, 4800 का। तो हम 4800 और उसमें माइनस कर देंगे कितना, ये जो नहीं चुकाया गया है 1200, है ना, इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3600, यानी कि 3600 ऋण है जो चुका दिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एसिन की जगह 3600 ले लेंगे, है ना। फिर वहीं एसिन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे एसिन की जगह अभी हमें 3600 ये वाला ले लेंगे वैल्यू। 3600 इक्वल टू क्या हो जाएगा n, यहाँ पे n कितना हो जाएगा, 20 किस्त में चुकाया गया ऋण है ना, तो 20 यहाँ पे 20 ले लेंगे, है ना, 20/2, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इसको लेना है, 20 किस्त में चुकाया गया ऋण को। ठीक है, तो यहाँ पे n इक्वल टू 20 हो गया 20/2। अभी यहाँ पे क्या करेंगे 2 और a तो हमें निकालना है, तो यहाँ पे 2a हो जाएगा। उसके बाद प्लस होगा n के जगह पे कितना 20 माइनस 1 और d यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो d लिख लेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे 3600 इक्वल टू, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 2a प्लस 20d माइनस d, है ना। तो 3600 इक्वल टू 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस 20d माइनस d करेंगे तो कितना हो जाएगा 19d हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे 3600 और ये 10 को डिवाइड में ले आएंगे तो 2a प्लस 19d बचेगा। तो इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2a प्लस 19d इक्वल टू 360। ठीक है, अब इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे बाई इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 में 2a प्लस 20d इक्वल टू 400, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे 2a प्लस 20d इक्वल टू 400। और इक्वेशन 2 में कितना है a है, तो इसको लिख लेंगे इक्वेशन 2 को 2a प्लस 19d इक्वल टू 316। a1 है a2 है। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना, तो सभी को माइनस में कर देंगे। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, a कैंसिल हो गया, 2a प्लस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, a 23d में 19d को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4d बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 400 माइनस, अब यहाँ पे 400 माइनस 360 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि क्या हो गया 4d इक्वल टू 40, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 40/4। अब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, यानी कि d इक्वल टू 10 आ गया, यानी कि d का वैल्यू तो यहाँ पे निकल गया। अब हमें a का वैल्यू निकलना है, तो ये d का वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमें a का वैल्यू पता चल जाएगा। d का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, यानी कि समीकरण, यानी कि इक्वेशन भी इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पे, है ना, तो समीकरण 1 कितना था 2a प्लस 23d इक्वल टू 400, इतना ही था इक्वेशन 1। तो इसमें d का वैल्यू रख लीजिए, तो 2a प्लस 23 और d के जगह पे 10 हो जाएगा इक्वल टू 400। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2a प्लस ये दोनों को इंटू कर देंगे तो 230 इक्वल टू 400, फिर 2a इक्वल टू 400 और 230 को इधर लाकर माइनस कर देंगे तो माइनस 230, फिर 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 170। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 170/2, इसको कैंसिल कर देंगे तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 85, यानी कि यहाँ पे a का भी वैल्यू निकल गया। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि पहली 4 किस्तों, है ना, पहली 4 किस्तों की धनराशि, पहला किस्त निकल गया, पहला किस्त कितना निकला 85, तो हमें 4 किस्त निकालना है। तो यहाँ पे AP का 4 संख्या का पता होना चाहिए आपको, AP के 4 संख्या, यहाँ पे क्या क्या होता है A होता है, उसके बाद A प्लस D होता है और A प्लस 2D होता है, उसके बाद A प्लस 3D होता है। तो यहाँ पे A का वैल्यू 85 है तो इसके जगह 85, फिर यहाँ पे A 85 प्लस D का वैल्यू कितना था, D का वैल्यू 10 था तो यहाँ 10 हो जाएगा, फिर A का वैल्यू 85 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू 10,
फिर ए का वैल्यू 85 प्लस 3D यानी कि 3 इंटू डी का वैल्यू कितना 10 था। अब इसको सोल्व कर दीजिए तो 85 ए 95 और ए कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 20 20 इंटू ए 105 और ये कितना हो जाएगा 30 और 30 में इसको ऐड कर देंगे तो 115 आ जाएगा, यानी कि ये आ गया। पहला किस्त हो गया, दूसरा किस्त हो गया, तीसरा हो गया और ये चौथा किस्त हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे तो ये क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 6 इससे पहले बताया सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है भी है। यहाँ पे बोला गया है कि राजू 36 रुपये का ऋण 40 मासिक किस्तों में चुकाना चाहता है, जो एक क्या है समांतर श्रेणी में है, यानी कि एपी में है। आगे में है लिखा हुआ है जब 30 किस्त चुकाने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, मतलब 30 किस्त ही राजू चुका पाते हैं। चुकाना था 40 किस्त बट वो कितना किस्त चुकाया 30 किस्त, उसके बाद क्या होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। आगे में बोले हैं तो 1/3 ऋण चुकाना शेष रह जाता है। 1/3 तो हुआ ना पूरा, यानी कि 40 है तो उसका 1/3 30 हो गया, ठीक है। शेष चुकाना रह जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि पहली किस्त कितने रुपए की थी, यानी कि स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ में राजू कितना किस्त चुकाया था, वही निकालना है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 3600 क्या दिया हुआ है, ए टोटल दिया है, यानी कि एशियन इक्वल टू दे दिया, यहाँ पे टोटल बता दिया कितने का ऋण था 3600, तो एशियन इक्वल टू 36 हो गया। फिर ये 40 किस्त टोटल उसको चुकाना रहता है राजू को, तो यानी कि एन इक्वल टू 40 हो गया 40। उसके बाद 30 किस्त चुकाने के बाद मृत्यु हो जाती है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ए पूछा है, यानी कि पहला किस्त कितने का था। तो यहाँ पे वहीं एशियन का फार्मूला यूज कर लेंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे एशियन तो बता दिया 3600 का, तो यहाँ लिख लेंगे 3600 इक्वल टू n/2, तो n का वैल्यू 40/2 हो जाएगा। उसके बाद 2a, ए तो निकालना ही है तो a लिख लेंगे। एन का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 40-1 और डी इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो डी भी लिख लेते हैं। इतना हो गया। अब आगे देखिए क्या करेंगे, 3600 इक्वल टू 40/2, इसको कैंसिल करेंगे तो 20 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस इसको इससे इंटू कर देंगे तो 40d माइनस 1 को d से करेंगे तो d हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा 3600 इक्वल टू 20 और ये 2a और देखिए प्लस 40d और माइनस d, तो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो यानी 39d हो जाएगा। इसके बाद आगे हम क्या करेंगे 3600 और ये 20 को यहाँ डिवाइड कर देते हैं, है ना, इक्वल टू 2a प्लस 39d, इतना आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पहले लिख लेते हैं 2a प्लस 39d और ये देखिए क्या होगा कैंसिल हो गया और ये 180 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 180, इसको एक मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। अब आगे में अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था 30 किस्त चुकाने के बाद 1/3 हिस्सा, यानी कि वहाँ 1/3 ऋण चुकाना शेष रह गया था, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है 30 किस्तें चुकाने के बाद मृत्यु हो जाती है और 1/3 यानी कि 1/3 ऋण चुकाना शेष रह जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 30 किस्त चुकाने के बाद है, यहाँ पे लिखेंगे 30 किस्तों को तो यहाँ पे लिखेंगे 30 किस्तों को चुकाने के बाद, है ना, कितना बचेगा 3600 का, टोटल ऋण 3600 का था, उसका 1/3 बचा हुआ रह जाता है ना, यानी कि 1200 रुपया बचा हुआ रह जाता है, यानी कि 1200 का ऋण और चुकाना उसका रहता है बट वो चुकाया नहीं, ठीक है। तो आगे में क्या हो गया कि 40 किस्त टोटल उसको चुकाना था, तो 30 किस्त में कितना हो चुका है, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 किस्तों में चुकाई गई रकम, 30 किस्तों में चुकाया गया ऋण कितना, 30 किस्त में चुकाया, टोटल उसका 3600 था, ऋण 3600 में 1200 नहीं चुकाया, तो माइनस कर देंगे तो कितना बचा 3600 माइनस 1200, इसको माइनस कीजिए कितना आएगा 2400 आएगा ना, तो यहाँ 2400 हो जाएगा, यानी कि 2400 नहीं चुकाया वो, ठीक है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पे फिर यहाँ पे एशियन का फार्मूला यूज कर लेंगे, है ना। एशियन का फार्मूला यूज करेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी,
तो यहाँ पे ए से 90 हो गया 2400 इक्वल टू एन यहाँ पे 30 किस्त है तो यहाँ पे एन की जगह 30 लेंगे, ठीक है। तो 30/2 हो जाएगा, फिर 2 इंटू ए प्लस एन कितना है 30, तो 30 - 1 और डी तो यहाँ पे दिया नहीं है तो डी की जगह डी ही हो जाएगा। तो 2400 इक्वल टू, ये दोनों को कैंसिल करेंगे तो 15, 2a प्लस इसको इंटू कर देंगे तो 30d माइनस डी, है ना। तो अब क्या होगा 2400 इक्वल टू 15, और यहाँ पे देखिए 2a और 30d माइनस डी करेंगे तो प्लस 29d हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे हम क्या करेंगे 2400 डिवाइडेड बाई 15, इसको डिवाइड में कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2a प्लस 29d, तो r क्या हो जाएगा 2a प्लस 29d इक्वल टू, अब इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना बचेगा 160, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 यहाँ पे इतना आ गया था, इक्वेशन 2 यहाँ पे इतना आ गया। अब दोनों को क्या करेंगे इक्वेशन और इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट कर देंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को क्या करेंगे सबट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में क्या था, इक्वेशन 1 में यहाँ पे देखिए ये है 2a प्लस 39d इक्वल टू 180, तो यहाँ पे लिख देंगे 2a प्लस 39d इक्वल टू 180 हो जाएगा। और इक्वेशन 2 में यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है 2a प्लस 29d इक्वल टू 160, ये हो गया इक्वेशन 2। दोनों को सबट्रैक्ट कर दीजिए तो माइनस 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 हो जाएगा, तो ये तो कट गया प्लस 2a और माइनस 2a, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल। फिर 39d में माइनस करेंगे 29d को तो कितना बचेगा 10d, और 180 में माइनस करेंगे 160 को तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 20। तो यहाँ पे d इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 और a बाई 10, अब इसको कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स में कैंसिल आ जाएगा हो जाएगा, तो d इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो अभी हमें d का वैल्यू तो निकल गया, अब हमें a का वैल्यू निकालना है। तो d का वैल्यू को क्या करेंगे इक्वेशन 1 में रख देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे समीकरण 1 में d का मान रख देंगे, d का मान रखने पर, है ना। तो समीकरण 1 क्या था 2a प्लस 39d इक्वल टू 180, तो 2a प्लस 39 और d का वैल्यू यहाँ 2 आया है तो 2 से इंटू कर देंगे इक्वल टू 180, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस दोनों को इंटू कर देंगे तो 78 इक्वल टू 180, तो 2a इक्वल टू 180 और 78 इधर आकर माइनस हो जाएगा, है ना। तो 2a इक्वल टू ये दोनों को माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 102, तो a इक्वल टू 102/2 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर देंगे तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 51, यही निकालना था, यानी कि प्रथम किस्त कितना आ गया 51। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है किसी ट्यूबवेल के प्रथम 100 फुट की लागत 2.5 रुपये प्रति फुट है तथा उसके बाद प्रत्येक फुट पे 0.25 रुपया अतिरिक्त लगता है, तो अंतिम फीट की लागत तथा कुल लागत बताइए कि यदि ट्यूबवेल की गहराई 200 फीट 20 फीट है, मतलब एक ट्यूबवेल है, ठीक है, एक ट्यूबवेल है, इसका गहराई कितना है 220 फीट है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना फीट है 220 फीट है। तो क्या बोलता है कि 100 फीट की लागत 2.5 रुपया है, मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक ये 100 फीट है ना, तो इसका लागत कितना है प्रति फीट 2.50 रुपया। इसके बाद जितना 100 फीट के बाद यहाँ पे कितना बचा 110 फीट, है ना, 110 फीट बचा, तो 110 फीट इसका जो लागत है 100 फीट के बाद जितना भी अंदर गहरा होगा तो इसमें 2.5 बढ़ते जाएगा, 0.25 ऐड होते जाएगा, है ना, 0.25 रुपया अतिरिक्त लगेगा हर फीट पे। तो यानी कि कैसे बनता है, तो यहाँ पे सबसे क्या करेंगे प्रथम, तो यहाँ पे क्या करेंगे प्रथम 100 फुट के लिए लागत 2.50 रुपया प्रति फुट है ना, यानी कि 100 फीट का लागत कितना है 2.5, है ना, एक फीट का, तो 100 फीट का कितना हो जाएगा, तो अतः 100 फीट का लागत कितना हो जाएगा 100 फुट की लागत 100 फीट की लागत कितना हो जाएगा, तो 100 में 2.5 से इंटू कर देंगे, 100 इंटू 2.50, तो ये कितना आ जाएगा
250, यानी कि पहला जो 100 फीट है इसको, पहला 100 फीट ट्यूबवेल का गहराई करने में कितना लागत होगा, 250 रुपया। इसके बाद अब देखिए बाकी कितना फीट और बचा, 110 फीट, 120 फीट बचा ना, और यहाँ पे 100 और यहाँ 120, तो 220 होगा ना, तो 120 फीट और बचा है। तो अतः 220 माइनस 100, यानी कि 120 फीट और बचा, तो 120 फुट की लागत, 120 फुट की लागत 120 फीट की जो लागत है, प्रति फुट लागत है, वो एक समांतर श्रेणी में है, यानी कि क्या है, समांतर, एक समांतर श्रेणी में है, यानी कि AP में है। 0.25, यानी कि प्रत्येक फुट पे अब क्या होगा, 0.25 अतिरिक्त लगता है। तो यहाँ पे लिखेंगे जिसका प्रथम पद 2 रुपया 50 पैसा है, प्लस अब ऐड हो जाएगा, पहले तो 2 रुपया 100 फीट तक 2 रुपया 50 पैसा लगा एक फीट पे, अब क्या होगा, अब ऐड हो जाएगा ना ये 25 पैसा, तो 0.25 इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 2 रुपया 75 पैसा हो जाएगा प्रथम पद, है ना, 2 रुपया 75 पैसा, ठीक है, इतना होगा। और सारबंतर कितना होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे तथा सारबंतर, यानी कि डी कितना होगा, तो डी होगा 0.25, है ना, 0.25 क्यों, क्योंकि अब जितना भी गहराई करेगा उसमें 0.25 अतिरिक्त लगेगा, हर फीट पे इंक्रीज होगा, है ना, तो इसलिए डिफरेंस 0.25 हो गया। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे एन का फॉर्मूला यूज़ कर लेना है, तो एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे एन कितना हो गया, 120 फीट, इसके लिए हम एन निकाल लेते हैं 120 फीट, तो यहाँ 120 हो जाएगा। फिर ए का वैल्यू कितना, 2.75, उसके बाद प्लस एन का वैल्यू कितना, ये कितना है, एन 120 फीट गहराई करना है तो 120 हो जाएगा, उसके बाद -1, और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.25, डी इक्वल टू 2.75 प्लस 120 माइनस 1, यानी कि 119, फिर इंटू कर देंगे 0.25 से। तो देखिए हमें एन तो निकालना ही है ना, एन तो निकालना ही है, तो 120 नहीं होगा, ठीक है, एन हमें फाइंड करना है, ठीक है, तो इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2.75 प्लस ए दोनों को इंटू कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, इंटू करेंगे तो ए हो जाएगा 29.75, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 32.50। तो अब हमें टोटल निकालना है, किसका टोटल निकालना है, तो देखिए यहाँ पे 100 फीट का तो टोटल निकाल दिए हम, कितना, 100 फीट का टोटल लागत 250 रुपया, यानी कि पहला जो 100 फीट है ना, ये 100 फीट का लागत हो जाएगा 250। तो बाकी जो यहाँ पे 120 फीट बचा, तो 120 फीट इसका लागत क्या होगा, तो वो निकालना हमें, ठीक है। तो यहाँ पे फिर एसएन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, है ना, तो एसएन का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, यहाँ पे n/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला पद प्लस अंतिम पद, ए वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, शॉर्टकट में बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू यहाँ पे कितना, 120, क्योंकि 120 फीट बचा हुआ है, तो 120/2, और पहला पद कितना था इसमें, 2.75 प्लस अंतिम पद कितना, ये अंतिम पद निकल गया 32.50, है ना। तो अब यहाँ पे कितना आ गया, कैंसिल करेंगे तो 60, और ये दोनों को ऐड कर देंगे ना, इसको ऐड करेंगे तो 35.25 आ जाएगा, फिर 35.25 से इंटू कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 2115, इतना आ जाएगा। तो ट्यूबवेल का कुल लागत कितना हो गया, ट्यूबवेल की कुल लागत कितना हो जाएगा, देखिए पहला 100 फीट का लागत यहाँ पे निकाले हुए थे 250,
और अंतिम 120 फीट का लागत इतना आ गया। तो यहाँ पे देखिए पहला 100 फीट का लागत कितना आया था, यहाँ पे पहला 100 फीट का लागत आया था 250 और अंतिम फीट का लागत इतना आया 2115। तो दोनों को ऐड कर देंगे 250 प्लस 2115 तो 2365 ये क्या आ जाएगा टोटल लागत। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन बोले है 10 वर्षों में एक व्यक्ति 16,500 रुपये बचाता है। कितने वर्ष में बचाता है 16,500? तो 10 वर्षों में। आगे में बोला गया है कि प्रथम वर्ष के उपरांत अगले प्रत्येक वर्ष में वह पिछले वर्ष की तुलना में 100 रुपये अधिक बढ़ाता है। मतलब हर वर्ष में क्या होता है कि 100 रुपये अधिक करके बचाता है। ठीक है, बताओ उसने प्रथम वर्ष में कितना रुपया बचाया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट दिया है कितना 16,500, यानी कि ये सम दिया हुआ है, यानी कि एशन दे दिया है यहाँ पे 16,500। और क्या क्या दिया हुआ है, प्रथम वर्ष के उपरांत उसने अगले वर्ष की तुलना में प्रत्येक वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में बस 100 रुपये अधिक बचाता है, यानी कि डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है 100 रुपये का। हर साल 100 रुपया वो ज़्यादा बचाता है, यानी कि डिफरेंस क्या हो गया 100 रुपये का। और ये जो सीरीज है वो एपी में हो गया क्योंकि सबका डिफरेंस समान है, 100 है सबका डिफरेंस, तो इसलिए डिफरेंस 100 हो गया है ना। और एपी में क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद में क्या बोला है 10 वर्ष में, है ना। तो n इक्वल टू 10 दिया हुआ है 10 वर्ष, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा है क्वेश्चन एपी का है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे सम का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सम इक्वल टू क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे सम यानी कि एस कितना दिया हुआ 16,500, है ना। तो यहाँ 16,500 हो गया इक्वल टू n/2। तो n का वैल्यू कितना है 10, तो 10/2 हो गया। उसके बाद 2a प्लस n का वैल्यू कितना 10-1 डी का वैल्यू कितना है 100, तो यहाँ 100 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सोल्व कर दीजिए। तो 16,500 इक्वल टू कितना होगा, ए कैंसिल करेंगे 5 टाइम में, है ना। तो क्या बचेगा यहाँ पे 2a और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 और -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा 16,500 और इक्वल टू 5 और यहाँ पे हो जाएगा 2a और देखिए प्लस 1000 और -100, है ना। तो कितना हो जाएगा ये प्लस माइनस कर देंगे दोनों को तो 900 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा इतना a इक्वल टू 5 है ना, तो यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 प्लस 900। तो अब देखिए क्या होगा, इसको कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों। कितना टाइम में होगा कैंसिल 3300 बार में कैंसिल होगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a प्लस 900, इतना हो गया। तो अभी क्या करेंगे हम 3300 और ये 900 को यहाँ पे लाकर माइनस कर देंगे इक्वल टू 2a हो जाएगा, है ना। तो अभी यहाँ पे 3300 माइनस 900 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2400 इक्वल टू 2a। तो अब हम a का वैल्यू यहाँ पे निकाल देंगे 2400 डिवाइडेड बाई 2, तो दोनों को कैंसिल करेंगे तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1200, है ना। यही क्वेश्चन में पूछा था। तो यही क्वेश्चन में पूछा था प्रथम वर्ष में कितना रुपया बचाया, तो प्रथम वर्ष में कितना बचाया 1200 रुपया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि श्री राम एक मशीन का 200 रुपया चुकाते हैं। ठीक है, आगे में बोला है 7 वर्ष समाप्त होने पे यह मान 95 हो जाता है, तो वार्षिक मूल्य कमी को नियत मानते हुए वार्षिक मूल्य हानि बताइए। यानी कि अकाउंट में जो डिप्रिसिएशन चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, तो सेम वैसा ही क्वेश्चन पूछा है। बोला क्या है कि एक मशीन खरीदता है राम कितने का 200 रुपये का, है ना। यानी कि मशीन का प्राइस कितना हो गया 200 और इसमें डिप्रिसिएशन आता है, हर साल डिप्रिसिएशन लगना है। यानी कि ईयरली डिप्रिसिएशन हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है ना। ईयरली डिप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है और लास्ट में इसका जो वैल्यू बचता है इस मशीन का वो कितना बचता है तो 95 बचता है। ठीक है, यानी कि 200 रुपये का एक मशीन की खरीदा श्री राम, उसमें ईयरली डिप्रिसिएशन कितना यानी कि सालाना कितना हानि हो रहा है लॉस हो रहा है ना, वो निकालना है। और लास्ट में 7 साल के बाद लास्ट वैल्यू कितना बचता है 95 और टाइम यहाँ पे दिया हुआ है कितना 7 वर्ष यानी कि 7 ईयर, है ना। तो हमें डिप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे इस कंडीशन में अगर वहाँ पे अकाउंट आप लोग पढ़े होंगे, वहाँ पे डिप्रिसिएशन चैप्टर पढ़े होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है ऐसा क्वेश्चन में, वहाँ पे डिप्रिसिएशन को एक्स मान लेते होंगे, तो लेट डिप्रिसिएशन इक्वल टू एक्स मान लेते होंगे। उसके बाद क्या करते होंगे, बी नो डैट यहाँ पे क्या होगा 95, लास्ट वैल्यू कितना बचा 95, तो 95 इक्वल टू क्या कीजिए, टोटल वैल्यू में से माइनस कर दीजिए। किसको माइनस कीजिएगा, तो डिप्रिसिएशन एक्स को, लेकिन एक्स को माइनस करने से पहले उसमें 7 है ना, 7 साल तक डिप्रिसिएशन लगना है, तो 7x को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 95 इक्वल टू 200 माइनस 7x कर दीजिए, तो यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो फिर क्या होगा, 7x को हम पहले ले आते हैं, तो 7x इक्वल टू 200 और ये 95 इधर लाकर माइनस कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, 7x इक्वल टू 200 माइनस 95 कितना हो जाएगा 105, है ना। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 105/7। तो अब यहाँ पे x इक्वल टू कितना आएगा, 7 से कैंसिल होगा कितने टाइम में, 15 टाइम में, तो x इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो शो ईयरली डिप्रिसिएशन कितना का आ गया, ईयरली डिप्रिसिएशन इक्वल टू 15। ठीक है, यही आंसर आ गया।